तो नमस्कार कैंडिडेट्स, आज का जो प्रॉब्लम है डिस्कस करने के लिए, दैट प्रॉब्लम बिलोंग्स टू आइडियल गैस कंपोजिशन। जैसे कि हम इससे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स में या स्टेट ऑफ गैसेस में जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी जैसी इक्वेशंस पढ़ी थी, गैसेस स्टेट की जब हम बात करते थे, तो उसी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया है इंदौर से। और ये क्वेश्चन जब मेरे पास आया तो मुझे लगा ये क्वेश्चन वाकई एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और मुझे डिस्कस करना चाहिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर इस मंच के द्वारा। और ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली जब उस कैंडिडेट ने पूछा, तो वो कैंडिडेट अभी जेई की तैयारी कर रहा है, जेई मेंस की। और मुझे लगता है कि जेई मेंस की तैयारी करते समय ये क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन गया, ये मेंस लेवल का नहीं रह गया। लेकिन चूंकि जेई मेंस के अंतर्गत उसने क्वेश्चन पूछा, हो सकता है उसने कहीं किसी न किसी बुक में या किसी न किसी अनसॉल्व एक्सरसाइजेस में इसको देखा होगा और क्वेश्चन बेसिकली जेई मेंस की बुक रही होगी, तो उसको ये ऐसा लगा कि जेई मेंस का ही क्वेश्चन है। तो एक मैं कह सकता हूँ इसका डिमार्केशन करना थोड़ा सा मुश्किल है कि जेई मेंस का है, एडवांस का है। और इसको आप खुद तय करिएगा जब आप इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड बताऊंगा इसको कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी देख के आप एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये भी है, हमारा मेन जो एम है वो ये भी है कि क्वेश्चन मेंस का हो या एडवांस लेवल का हो, बेसिकली उससे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और उसके सॉल्यूशन के ड्यूरेशन में जितने भी स्टेप्स आए वो स्टेप्स अपने आप में कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं और समय न व्यर्थ करते हुए चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, if alpha comma beta are the thermal volume constants alpha beta अगर हैं, and a and b small b are the van der Waals constant with respect to the equations of a gas, ब्रैकेट में the ideal gas taken is of 1 mole। तो आइडियल गैस जो ली गई है वो 1 मोल की आइडियल गैस है बेसिकली। ठीक है, ये कहा गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा, फिर से रिपीट कर देता हूं। इफ अल्फा बीटा द थर्मल वॉल्यूम कांस्टेंट्स एंड स्मॉल बी आर द वॉन डेर वाल कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द आइडियल गैस ऑफ अ 1 मोल। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन ये बैठता है। देन अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल टू, 4 ऑप्शंस दिए हैं, आर बाई वी माइनस बी, बी है वी माइनस बी बाई 2r, सी ऑप्शन है आर बाई 2v माइनस बी, एंड थर्ड डी ऑप्शन है आर बाई वी माइनस 2b। तो ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने के लिए हमें, जब मैंने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो मैंने देखा कि इसके सॉल्यूशन में मुझे एक इक्वेशन का डेरिवेशन भी करना पड़ गया। उस इक्वेशन को कहते हैं साइक्लिक इक्वेशन। तो साइक्लिक इक्वेशन का हमने डेरिवेशन भी किया और उस डेरिवेशन से हम निष्कर्ष पे पहुंचे हैं अल्फा अपॉन बीटा के। तो उसको पहले समझना होगा कि अल्फा अपॉन बीटा एक्चुअल में है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल मीनिंग ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। तो अल्फा और बीटा थर्मल वॉल्यूम कांस्टेंट्स हैं। तो आप जब पढ़ेंगे तो ये मेरे ख्याल से गैसेस स्टेट या डिफरेंट टाइप की बुक्स होती हैं, उनमें डिफरेंट टाइटल होते हैं जिसके अंतर्गत इस तरह की चीजें दी जाती हैं। कहीं पर स्टेट्स ऑफ मैटर के अंतर्गत ये आता है, कहीं पर थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत ये आता है। तो डिपेंड अपॉन द केस कि किस बुक से आप पढ़ रहे हो और उस बुक में, उस स्टेट की बुक में उसको कैसे दिखाया गया। लेकिन हाँ, ये है कि फर्स्ट ईयर इंटर की बुक में मिलेगा आपको जरूर कहीं ना कहीं, तो उससे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ इसका डेरिवेशन भी है कैसे हुआ है, अभी मैं सिर्फ केवल आपको डिस्कस कर रहा हूँ केवल इसके फॉर्मूला वाइज, क्योंकि हमें डिरेक्शन निकालना है। तो एज अल्फा बीटा थर्मल वॉल्यूम कांस्टेंट्स एज पर फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई वी डेल वी बाई डेल टी ब्रैकेट में पी। आप इसको अगर आपने थोड़ा सा भी फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा अच्छे से तो ये जानते होंगे इस तरह के एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एक्सप्रेशन कीपिंग प्रेशर एज अ कांस्टेंट। जो इस ब्रैकेट के बाहर होता है इसका मतलब है कीपिंग दिस एज अ कांस्टेंट। इसका मतलब ये कि डिफरेंशिएशन करना है लेकिन कीपिंग द आउटसाइड वैल्यू ऑफ दिस ब्रैकेट एज अ कांस्टेंट। मतलब इसको हम अगर पढ़ेंगे तो थर्मल वॉल्यूम कांस्टेंट्स में अल्फा की वैल्यू जो होगी 1 बाई वी ब्रैकेट में पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर एज कांस्टेंट। इसी तरह बीटा की जो वैल्यू होगी तो बीटा सिग्निफाइज -1 बाई वी डेल वी बाई डेल पी ब्रैकेट में टी, मतलब डिफरेंशियल ऑफ द वॉल्यूम एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एक्सप्रेशन
कीपिंग टेम्परेचर एज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला मेरे ख्याल से आपको याद होने चाहिए। इसी तरह है कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर भी होता है, ठीक है, या इसे कहते हैं प्रेशर कोफिशिएंट, थर्मल प्रेशर कोफिशिएंट का भी फॉर्मूला उसको गामा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अभी हम उसकी बात नहीं करते हैं, अभी हम बात करते हैं सिर्फ आपके थर्मल वॉल्यूम कांस्टेंट्स की। तो चूंकि अल्फा बीटा पूछा गया है तो अल्फा बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले चूंकि ये वैल्यू अगर हमें पता होगी तो हम इससे ये तो निकाल सकेंगे अल्फा बाय बीटा होगा क्या, फाइनली आएगा क्या। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए अल्फा बाय बीटा निकाला है। तो अल्फा बाय बीटा जब इनको हमने अपॉन किया तो ये बीटा का साइन निगेटिव है। ठीक है, तो ये हम करेंगे तो इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है, वी कांस्टेंट है, दोनों कट जाएंगे तो डेल वी बाई डेल टी पी अपॉन डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये एक्सप्रेशन तो इजिली आ गया, कोई दिक्कत नहीं इन्हीं दो फॉर्मूलों के जानने से। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये फॉर्मूला, ये जो एक्सप्रेशन आया, ये एक्सप्रेशन डिड्यूस कैसे होगा इस एक्सप्रेशन में। तो अगर हम थोड़ा दिमाग लगा के देखें तो इतना समझ में आ रहा है कि ए और बी वांडरवाल्स कांस्टेंट है और इसमें बी का एक्सप्रेशन ऑप्शंस में दिया हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं वांडरवाल इक्वेशन तो लगनी ही लगनी है। तो हमने ठीक है, हमने वांडरवाल इक्वेशन उठा दी। अगर आप थोड़ा सा इसमें आपने पढ़ा होगा पहले से, जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको वो आप दोबारा देख सकते हैं, बुक में देख लीजिएगा वांडरवाल इक्वेशन। ये वांडरवाल ऐसी इक्वेशंस आती क्यों है। एक्चुअल में हमारे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में कुछ एरर्स थी, वो एग्जैक्ट आउटपुट नहीं निकाल रहा था। तो हमने क्या किया, कुछ वांडरवॉल्स ने या जो इनके भी जो रिसर्चर्स थे उन्होंने कुछ कांस्टेंट्स को जोड़ा घटाया, जिससे कि आपका जो है इक्वेशन मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स देने लगे। इसीलिए इक्वेशन हमारी बेसिक जो इक्वेशन थी वो थी पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। तो पी जितना भी ये जो चेंजेस आके ये इक्वेशन आई है, इसमें क्या, अगर चूंकि 1 फॉर 1 मोल, अगर हम 1 मोल के लिए माने तो पीवी इज इक्वल्स टू आरटी हो जाएगा, क्योंकि एन जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो पीवी इज इक्वल्स टू आरटी हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हमने जो है ये इक्वेशन बनाई है। तो ये इक्वेशन बनने का भी अपना एक मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है, कैसे इस इक्वेशन से या इस इक्वेशन से ये इक्वेशन निकल के आई है। ठीक है, बहरहाल हम इतना भी जानते हैं कि ये इक्वेशन मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स देती है रादर देन पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से। ठीक है, तो जो ये विद करेक्टेड आउटपुट, मतलब इससे आपकी इक्वेशन, इस इक्वेशन से ज्यादा करेक्ट आउटपुट आपके आएंगे। इसीलिए इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन पीवी इज इक्वल्स टू आरटी में हमने ये मॉडिफिकेशन करके कुछ वांडरवाल कांस्टेंट जोड़ दिए ए और बी, और हमारा एक्यूरेट रिजल्ट आया। और हमें पता है कि चूंकि ऑप्शंस में हमारा बी आ रहा है तो कहीं ना कहीं इस इक्वेशन का यूज जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहले अल्फा बाय बीटा हमने निकाल लिया, फिर वांडरवाल इक्वेशन लिखी। वांडरवाल इक्वेशन में हमने क्या किया, पी माइनस ए बाई बी स्क्वायर एक साथ रख दिया, आर टी बाई बी माइनस बी। इसको हम जैसे अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं, इसको नीचे ले गए, इसकी ये इक्वेशन आ गई। फिर पी की वैल्यू निकाल ली, पी इज इक्वल्स टू आर टी बाई बी माइनस बी प्लस ए बाई वी स्क्वायर। ये चीज हम राइट हैंड साइड इक्वेशन के राइट हैंड साइड ले गए हैं। तो हमारी फाइनल इक्वेशन पी इज इक्वल्स टू आर टी अपॉन वी माइनस बी प्लस ए बाई बी स्क्वायर आ गई। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन से देखेंगे कि इस इक्वेशन में इनमें से कैसे कन्वर्ट होगी ये इक्वेशन। पहली बात तो ये प्रेशर की इक्वेशन है, यहाँ अल्फा बाय बीटा पूछा गया है। तो अल्फा बाय बीटा निकालने में जब हमने ये एक्सप्रेशन इस तरह से निकाला, तो जरा इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको एक एक्सप्रेशन की जरूरत पड़ेगी। इसे कह सकते हैं कि हम एक डिडक्शन हमें करना पड़ेगा अपनी आइडियल गैस की इक्वेशंस को लेते हुए। ठीक है, तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप जो कन्वर्ज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो अब इसको यहां तक हमने अपने अल्फा और बीटा के ज्ञान से हमने यहां तक पहुंचा दिया। यहां तक पहुंचाने के बाद हमने इस इक्वेशन से देख लिया, ये भी मैक्सिमम यहां तक हमारी आ पाई। अब आगे क्या कर सकते हैं, कैसे आगे जो है हम बढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हमने अगर बेसिक अपने पीवी इक्वल्स टू एनआरटी फॉर्मूले पे हम जाएं, तब भी हम देखेंगे कि कुछ हद तक इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। कैसे, देखिए थोड़ा सा ये मैं मान सकता हूं कि थोड़ा टफ लग सकता है अभी आपको इस स्टेज पर, लेकिन अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे, थोड़ा सा बुक्स की रीडिंग करेंगे, तो शायद कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत चीजें रिफॉर्म होती चली जाएंगी। तो देखिए पीवी हमने अपने बेसिक इक्वेशन ली फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, पी एन इक्वल टू 1 ले लिया। एक्चुअली बेसिक इक्वेशन हमारी आज ही वही थी, पीवी इक्वल टू एनआरटी, मैंने अभी पहले डिस्कस किया आपको। क्योंकि 1 मोल है, एन इक्वल टू 1 आ गया, पीवी इक्वल टू आरटी आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, तो पी पार्शियल डिफरेंशिएशन में अगर दो चीजें इनटू मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले को कांस्टेंट मान के दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट मान के पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। यहां पर हमने ये भी चीज यही की है। तो पी डीवी प्लस वी डी, पहले पी को कांस्टेंट मान लिया, सेकंड में वी को कांस्टेंट मान लिया। तो पी डीवी प्लस वी डीपी
इज इक्वल टू आर, यहाँ पे आर कांस्टेंट है, सिंगल टर्म है वेरिएबल का टी का, टेम्परेचर वेरिएशन का, आर डी टी सिंपल हो गया, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लीकेशन में से पहले को कांस्टेंट मान के दूसरे को डिफरेंशिएट किया, फिर दूसरे कांस्टेंट मान के पहले को डिफरेंशिएट किया। तो ये इक्वेशन हमारी पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल टू आर डी टी हमारी इक्वेशन आ गई। ये आप अगर आपने कभी सॉल्यूशन सॉल्व किया होगा तो इस इक्वेशन पे अक्सर अराइव करते रहे होंगे आप इक्वेशंस में। तो बहुत बड़ी इक्वेशन मैं मान के चलता हूं, ये बहुत बड़ा रिडक्शन नहीं है। अब आगे चलते हैं। आर को क्यों छोड़ दिया, ध्यान रखिएगा, आर गैस कांस्टेंट है इसलिए आर को हमने लीव कर दिया, छोड़ दिया। अब एड इसी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर हम कांस्टेंट वी को कांस्टेंट मान लेते हैं, पहला रिडक्शन निकलेगा अगर हम वी को कांस्टेंट माने, मतलब वॉल्यूम को कांस्टेंट मान ले। जैसे ही हम वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, डीवी जो है, डीवी का टर्म जीरो हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम को कांस्टेंट मानेंगे डीवी का टर्म जीरो हो जाएगा। तो डीवी का टर्म जीरो हो जाने पे क्या होगा, ये पूरा टर्म जो है वो जीरो हो जाएगा। तो वी डीपी इज टू आर डी टी बचा। तो डी टी बाई डीपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम लेके चले थे हम, तो डी टी बाई डीपी, इस चीज को हमने डीपी को हम नीचे ले आए हैं, ठीक है, डीटी के। तो जैसे कि हम अब तक इक्वेट करने से के बाद करते हैं वही एक्सप्रेशन लिया है। तो dt बाई डीपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा, v बाई आर। तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन तक पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं है। हमने सिंपल इक्वेशन के आगे जो a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी करते थे वैसे हमने अपॉन में कर दिया, ठीक है। हम dt के नीचे dp को ले आए, r को इसके नीचे ले आए, तो v बाई आर इक्वल टू dt बाई डीपी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम हम लेके चले। सेकंड आया एट इसी इक्वेशन में एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो हमारा कौन सा टर्म जीरो हो जाएगा, ये वाला डीपी वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल है। जब पी कांस्टेंट तो डिफरेंशियल जीरो हो रहा है। जैसे कहते हैं वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। उसी तरह बिल्कुल यहां पर भी है। तो चूंकि प्रेशर को हम कांस्टेंट मान रहे हैं सेकंड केस में, तो डीपी जीरो, डीपी के जीरो होने से ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। तो पी डीवी इज टू आर डी टी आ जाएगा, पी डीवी इज टू आर डी टी। तो डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू आर बाई पी, ये इक्वेशन बी बन गई आपकी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। नोटेशन को फॉलो करते चले, जो नोटेशन स्टैंडर्ड नोटेशन है। थर्ड इसी इक्वेशन है, टी को कांस्टेंट कर लेंगे तो dt जीरो हो जाएगा, टी कांस्टेंट किया dt जीरो हो गया, पी डीवी इक्वल टू माइनस वी डीपी हो गया। तो डीवी बाई डीपी इक्वल टू माइनस वी बाई पी, या अगर यहीं से डिड्यूस कर ले, एक चीज और यहीं से डिड्यूस कर ले, डीपी बाई डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई वी। एक ही चीज है, सेम थिंग इज देयर। क्यों एक ही चीज है, हमने भाई इसमें इस डायरेक्शन में v को ऊपर रखा था, तो v को हमने p को ऊपर रख दिया, यहाँ पर p को ऊपर रख दिया, इक्वेशन इन्वर्ट हो गई, तो माइनस p बाई वी हो गई। ये मैंने क्यों किया, इसका रीजन है क्योंकि मैंने यहाँ तो सॉल्व करने के ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया था, लेकिन जब ऊपर हमें रूल बनाना पड़ेगा, जब ये इन तीनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे जो राइट साइड वाला टर्म जो आरएचएस टर्म है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ठीक है, देखिए मैंने किया है यहाँ पर, चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इन तीनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले चीज को लेकर, तो ये आपस में सब कट जाएंगे, माइनस वन आएगा। इसको कहते हैं साइक्लिक रूल, ठीक है। तो इसको आप एक चीज मैं आपको बहुत सिंपल से बता रहा हूँ, कोई बच्चा इसको याद करना चाह रहा है तो वो याद नहीं कर पाएगा, रिड्यूस ही करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि कहीं कांस्टेंट v है, कहीं कांस्टेंट p है, कहीं कांस्टेंट p है। न्यूमरेटर में कौन सा रहेगा, डिनोमिनेटर में कौन सा रहेगा, ये चीज आपको इतना मेमोरी कैपेसिटी मेरे ख्याल से मेरी तो नहीं थी, तो इसलिए मैं ये मान के चल रहा हूँ अपनी तरह कि इसको डिड्यूस करना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि मेन मदर इक्वेशन भी पीवी इक्वल्स टू आरटी से ही निकला है, तो आप इसको मिनटों में डिड्यूस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये डिडक्शन जो है, डिडक्शन वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन, इसको कहते हैं साइक्लिक रूल, ठीक है। तो अब इससे हमारा फायदा क्या हुआ है, साइक्लिक रूल को थोड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं, आगे देखते हैं कि साइक्लिक रूल हमारे किस काम में आएगा। तो जब साइक्लिक रूल को हम डिड्यूस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि इस इक्वेशन, इसी साइक्लिक रूल को हम यहाँ ले गए हैं, हमने इस वाले टर्म को रोक लिया, इस वाले टर्म को लेफ्ट साइड पे रोक लिया, बाकी को राइट साइड में इक्वेशन इक्वेट के बराबर में जैसे फॉर्म लगाते थे हम, इसको बाकी पोर्शन को हम ये 1 के नीचे ले आए, ठीक है। इसको रोक लिया राइट साइड में, क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखिएगा कि जो हम अल्फा व बीटा निकाले थे उसमें ये टर्म आया था, P और T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, P और T एट कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पर टर्म आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस वाले टर्म को रोक लिया, बाकी को नीचे ले गए। जब फर्दर उसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे, आप देख सकते हैं कैसे मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो उसमें आप देख के खुद ब खुद नजर लगा सकते हैं। फर्दर सॉल्यूशन से जब इस इक्वेशन से आप निकालेंगे डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू, तो कुछ इस तरह से आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये वैल्यू आप नोट कर लीजिएगा, इजिली आ जाएगी। पर ध्यान रखिएगा कि जो 1 इसमें -1 अपॉन जो है
डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो आएगा, उसको जब इन्वर्ट करेंगे आप डेल पी बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर को इन्वर्ट करेंगे क्योंकि 1 में है, तो डेल वी बाई डेल पी बन जाएगा डेल वी बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो जब इसको रखने के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे चीज रिप्लेस करेंगे तो हमारा क्या टर्म आएगा, देखिए जब यहाँ पे मैंने इसको इस इक्वेशन वॉन्डर वाल इक्वेशन तक हम पहुंच गए थे यहाँ पर, तो वॉन्डर वाल इक्वेशन पे पहुंचने के बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया था डेल पी बाई डेल टी का। हमारा एक तरीके की हमारी एक मजबूरी है कि हमें डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट करनी, क्योंकि अल्फा बाई बीटा की वैल्यू यही आ रही थी। ठीक है, प्रेशर का टर्म हमारे पास वॉन्डर वाल्स इक्वेशन से आ गया था, तो डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम निकालना है, तो डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर टी टेकिंग वॉल्यूम एज अ कांस्टेंट, जो इसकी डेफिनेशन को बनाएगा। ठीक है, तो हमने प्रेशर को रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर डिफरेंशिएट किया एज ए वॉल्यूम कांस्टेंट। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाएगा तो हम देखेंगे कि ये वाला टर्म पूरा कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन में, तो आर टी बाई वी माइनस बी, और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आर बाई बी माइनस बी बच जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से आंसर आ गया। ये मैंने इस चीज को मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आप पे छोड़ रखा है, इस चीज को आप मैंने चूंकि इसकी डेरिवेशन में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर कैसे, क्योंकि जब आप खुद करोगे -1/e तो अपने आप ही जो है वो इन्वर्ट करके अपने हिसाब से आप देखोगे, तो इस फॉर्मूले को निकालने के लिए आप सब्सिक्वेंट एक्सप्रेशन आप खुद ब खुद बना लोगे। ठीक है, नहीं तो बोर्ड को देख के बना लेना, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। बाकी ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ये कहें कि हम एक लीक का क्वेश्चन है, तो ये लीक का क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा इसमें काफी पेशेंटली आपको इसमें अपने दिमाग लगाना पड़ेगा और पेशेंटली ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मेरे बोलने से ज्यादा जब आप इसको इस बोर्ड में जब मैंने जो सॉल्व किया है इसको साइड बाय साइड जब करते चले जाओगे तो मुझे लगता है कि बेटर और अच्छी स्थिति में आप इसको निकाल लोगे। तो हिंट इससे ले लेना, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है क्योंकि इस क्वेश्चन में इसी सीरीज में मैं 2-3 क्वेश्चंस और भी लाऊंगा जिसमें आपको इसके कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये अल्फा बीटा जैसा नोटेशंस जो हैं वो काम आते रहेंगे, और गामा भी अगर कोशिश करूंगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें गामा का यूज भी आए, या क्वेश्चन मैं खुद फॉर्मुलेट करूं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। जो आज का पैटर्न चल रहा है उसको जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन चूंकि बच्चा जिसने पूछा है वो जेई मेंस लेवल का इसने डाल के मुझसे पूछा है कि जेई मेंस लेवल के बुक का क्वेश्चन है, तो उसी के रिस्पेक्टिव में मैंने इसको जेई मेंस और ऑब्लिक नीट करके लिख दिया है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिए फ्रेंडली, और मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा इसमें और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, बस आपको दोनों थर्मल कांस्टेंट्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसके बाद ये डायरेक्शन और वॉन डेर वाल्स का डायरेक्शन तो आप खुद ही जानते हो कि ये इक्वेशन किस कंडीशंस में इक्वेशन बदल गई, और उसके सिंपल डिफरेंशिएट करना है, इसको लाना है। हमारी बेसिकली ये मैपिंग जो है, ये मैपिंग हमारी सार है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मोर देन एनफ एक्सप्लेनेशन है, बाकी आप करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो हम तो बैठे ही हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।